बात कश्मीर की हो जाएगी। ये तो बात जिहाद की है, तो पैन इस्लामिक जिहाद की है। ये तो मुसलमानों, पूरे दुनिया के मुसलमानों के हिसाब से होना चाहिए, तब जाके वॉलंटियर्स आएंगे। रेडिकलाइज कर दिया, इस्लाम के नाम पे उनका दिमाग खराब कर दिया, उनके दिमाग में गलत गलत चीजें डाल दी और बोला कि तुम इंडियन आर्मी से लड़ो। और अपने हमारे ऊपर अब तो इतनी बिजली गिर गई FATF की, हमें लॉस हो गया, लॉस ऑफ रेपुटेशन थी। ये कहेंगे कि अमेरिकन गलत थे, अमेरिकन ने हमारे साथ गलत करा, हमसे गलत काम करवाया, और फिर अचानक। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी। और इसके पहले कि आप सारा वीडियो देखें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा मनोबल बढ़ाइए। दोस्तों, आज विजयदशमी है, दशहरा, और कहते हैं कि प्रतीक है दशहरा अच्छाई की विजय और बुराई का नाश। मेरी यूनिट, आपको पता ही है, मैं कई बार बता चुका हूं, मेरा ताल्लुक 17 कुमाऊं से है, और आज पूरी यूनिट जो है खुशी से झूम रही होगी। मैं तो हूं नहीं उनके साथ अभी, और कल रात्रि मनाई गई होगी, कल रात। आज दशहरे की पूजा हुई होगी यूनिट के मंदिर में, उसके बाद शस्त्र पूजा, जहां पे यूनिट के सारे हथियार लगाए जाते हैं, उनकी पूजा होती है। एक कुमाऊं का नाच है बड़ा प्रसिद्ध, कुछ लोग छलिया बोलते हैं, कुछ लोग छोलिया बोलते हैं। वो नाच होगा, फिर एक बड़ा खाना होगा जहां पे सारे लोग मिलके सामाजिक तौर पे एक साथ खाना खाएंगे। और जब तक आप ये वीडियो देखेंगे ये सब हो चुका होगा। और जो खास डिश दशहरे में हमारी यूनिट में बनती है, काफी चीजें बनती हैं, जो नॉर्मल पूजा पाठ का खाना होता है वो तो बनता ही है, लेकिन एक बड़ी खास चीज बनती है कुमाऊनी रायता। और वो कुमाऊनी रायता भी बनेगा, और उसको अगर आप कभी खाने का मौका मिला तो खाइएगा। ऐसे लगेगा कि सर के अंदर एक ग्रेनेड फट गया आपके, और बहुत पंच जैसा होता है बिल्कुल वो कुमाऊनी रायता। तो वो भी बना होगा, खाया होगा लोगों ने जरूर। और मैं जब भी यूनिट जाऊंगा, मैं सबसे पहले यूनिट में मेरी यही रिक्वेस्ट होती है कि यार मुझे कुमाऊनी रायता खाना है, क्योंकि वो कहीं पे भी बनवा लो, जो पलटन में जो पंच आती है उसकी और कहीं नहीं आती। तो दोस्तों, यहां से आज का जो एपिसोड है, मैंने सोचा एक खास मुद्दे पे बात करूं। मुझे कई पाकिस्तानी लोगों ने भी पूछा ना इसके बारे में, तो मैं आज एक खास मुद्दे पे बात करता हूं। ये DG प्रिजन्स थे हेमंत लोहिया साहब, जम्मू कश्मीर के। तो उनका एक डोमेस्टिक हेल्प था जो घर पे नौकर है, तो उसने उनका गला काट दिया और वो गला काट के भाग गया। और ये जो लड़का था ये बहुत यंग था, और हाल ही में खबर आई कि डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन जम्मू और कश्मीर हेमंत लोहिया साहब का मर्डर हो गया उनके घर पे। और जो उनके घर में डोमेस्टिक हेल्प था, एक नौकर था घर में जिसका नाम यासिर लोहार था, तो यासिर ने उनका गला काट दिया और यासिर भाग गया। कई ऐसी खबरें आई, कुछ कहते हैं कि मेंटली डिस्टर्ब था, कोई कहते हैं कि डिप्रेशन में था, क्योंकि इसके सोशल मीडिया पोस्ट भी काफ़ी टाइम से ऐसे थे, और ये जो लिखता था वो भी ऐसे ही लिखता था कि मेरी लाइफ की बैटरी ज़ीरो हो चुकी है और मेरी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है। ये भी हो सकता, कुछ लोग कहते हैं इसमें आतंकवादी एंगल था। लेकिन एक ग्रुप है TRF, द रेसिस्टेंस फ्रंट, इसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूं। आज मैं इस पूरे फिनोमेना के बारे में आपको आज कुछ बताऊंगा, और आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा दोस्तों ये वीडियो। द रेसिस्टेंस फ्रंट एक टेररिस्ट ग्रुप है जिसने क्लेम कर दिया कि नहीं नहीं साहब, ये जो यासिर लोहार था ये हमारा बंदा था, और हम इसी तरीके से हिंदुस्तानी जो सीनियर अफसरान है उनको मारते रहेंगे। फेंकने फूकने की इनकी आदत होती है, पाकिस्तानी तो हैं ये लोग। द रेसिस्टेंस फ्रंट की कहानी क्या है? देखिए, ऐसा है दोस्तों कि एक जमाने में पाकिस्तान के सपोर्ट से एक टेरर ग्रुप ने जन्म लिया कश्मीर में। मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूं, बहुत पहले की, लेट 80s अर्ली 90s में ये बड़ा एक्टिव था। इसका नाम था JKLF, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। और इसका एक ही मकसद था, इसका ये मकसद था कि कश्मीर को भारत से कोट अनकोट आजाद करना, हथियारों की मदद से। पाकिस्तानियों ने खूब रज के इनको हथियार भी दिए, इनको ट्रेनिंग भी दी, इनको रहने की जगह भी दी,
इनको पूरी फैसिलिटीज दी, और यहां से यानी कि भारत से, भारतीय कश्मीर से लड़के जाते थे वहां पे, ट्रेन होकर वापस आते थे। वो रहते थे 2-3 महीना पाकिस्तान में, पूरा उनको इंडोक्ट्रिनेशन करा, उनको रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन करा, उनको कुरान पढ़ाया, उनको हदीस पढ़ाई, उनको AK-47 चलाने की पूरा जिहाद के उनको तैयारी करके उनको वापस भारत भेजा गया। ये JKLF की कहानी थी। पाकिस्तान बड़ा खुश था JKLF की परफॉर्मेंस से, और JKLF ने काफी खून खराबा करा। लेकिन JKLF की कमजोरी थी। जिन पाकिस्तानियों ने उस JKLF नाम के सांप को दूध पिलाया, ये उन्हीं पाकिस्तानियों से कहने लगे कि हमने कश्मीर की आजादी की बात करी थी, और कश्मीर तो आपके हाथ में भी है, तो हमें जो आपका वाला कश्मीर है उसको भी आजाद करना है। तो ऐसा ही फिर सबको लाइन से लगाया। ये जितने भी थे JKLF वाले, कईयों को जान से मार दिया। ये पूरा JKLF का सिस्टम ही खत्म कर दिया। और फिर पाकिस्तान ने बोला कि यार, कश्मीरियों के हाथ में हम कश्मीरी जिहाद नहीं दे सकते, कश्मीरियों के हाथ में, क्योंकि फिर ये बात कश्मीर की हो जाएगी। ये तो बात जिहाद की है, तो पैन इस्लामिक जिहाद की है, ये तो मुसलमानों, पूरे दुनिया के मुसलमानों के हिसाब से होना चाहिए। तब जाके वॉलंटियर्स आएंगे, क्योंकि इंडियन आर्मी बड़ी तगड़ी है, ये तो ढह जाएंगे उनके सामने। तो आपको हर किस्म से लोग चाहिए, आपको अफगानिस्तान से भी चाहिए, आपको सीरिया से भी चाहिए, आपको लेबनान से भी चाहिए, आपको पैलेस्टीन से भी चाहिए, आपको चाइनीज मुस्लिम्स भी चाहिए। जहां जहां मुसलमान है वो वॉलंटियर करें और यहां पे आके कश्मीर में लड़ें, क्योंकि यही प्रोग्राम पाकिस्तान ने करवाया था अमेरिका से पैसा लेके अफगानिस्तान में, जब रूस वहां पर था, रूस के खिलाफ। तो वही प्रोग्राम ऑपरेशन टोपैक के तहत इन्होंने कोशिश करी कि श्रीनगर में हो जाए, कश्मीर में हो जाए। क्या ठीक है साहब, प्रोग्राम इन्होंने शुरू करवाया, JKLF में ताला लगाया, थप्पड़ थप्पड़ मारे, उनको अलग करा, बोला भागो यहां से, और JKLF में ताला लगा दिया। अब JKLF ना के बराबर है, मतलब मुश्किल से इक्का दुक्का कोई मिल जाएगा गरीब घूमता हुआ JKLF का। मुजफ्फराबाद में कोई JKLF नहीं है। JKLF जो था, जब वो खत्म हुआ तो फिर इन्होंने कुछ नए लोग चुने और कई नए ग्रुप्स पैदा हुए। उनमें से एक आदमी था जिसका नाम था यूसुफ शाह। यूसुफ शाह एक लोकेलिटी है श्रीनगर की, उसी के आसपास की। तो वहां का यूसुफ शाह रहने वाला था, और उसने इलेक्शन लड़ा 87-88 में, आई थिंक कभी इलेक्शन हुए थे MLA के लिए। उस जगह का नाम था अमीरा कदल। तो अमीरा कदल से इस आदमी ने इलेक्शन लड़ा, तो इलेक्शन हार गया। अब ये इलेक्शन हार गया तो इसके मन में फ्रस्ट्रेशन था कि मैं इलेक्शन हार गया। तो कश्मीर में प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि टेररिज्म इसलिए शुरू हो गया क्योंकि सेंटर ने, यानी कि दिल्ली ने रिगिंग कर दी इलेक्शन में धांधली कर दी, इसलिए कश्मीरियों ने हथियार। जो मेरी उम्र के लोग हैं, आप में से तो काफी बहुत छोटे हैं, मुझसे बहुत छोटे हैं उम्र में, लेकिन जो मेरे उम्र के हैं, मुझसे बड़े हैं, उनको पता होगा कि एक जमाना था जब इलेक्शन कमीशन इतना मजबूत नहीं था। हम बाहुबलियों की बातें सुनते थे, बिहार में, यूपी में, बंगाल में, साउथ इंडिया में। जो बात कही जा रही है कि धांधली करी चुनाव में कश्मीर में और बूथ कैप्चरिंग करी, जरूर हुई होगी, मैं मना नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो झूठ बोल रहे हैं कि कश्मीर में चुनाव में धांधली नहीं हुई, मैं ये नहीं बोल रहा। पर कश्मीर इतना सा है और वहां के लोगों ने हथियार उठा लिए। यूपी में धांधली हुई, किसी ने हथियार नहीं उठाया। बिहार में धांधली हुई, किसी ने हथियार नहीं उठाया। राजस्थान में भी धांधली हुई, तमिलनाडु में भी, ये तो पूरे भारत में प्रॉब्लम थी। फिर वो TN सेशन साहब आए और उन्होंने खड़काया इलेक्शन कमीशन को, और फिर इलेक्शन कमीशन मजबूत हुआ, और आज की तारीख फिर EVM शीवीएम आए, और अब धांधली नहीं होती, अब सीधे सीधे इलेक्शन होते हैं। वो बीच बीच में कोई लोग शगुफा छोड़ते रहते हैं जो अपनी लॉस एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हैक वैक हो गया। ये कुछ नहीं, ये सब बकवासबाजी है, कोई हैक वैक नहीं हुआ। जो हारा है हारा है, जीता है जीता है। अब क्लीन इलेक्शंस हो रहे हैं इंडिया में, आज से नहीं, काफी समय से क्लीन इलेक्शंस हो रहे हैं इंडिया में। तो दोस्तों, ये जो पूरा चीज थी ना कि ये नैरेटिव था कश्मीर में कि क्योंकि यहां पे इलेक्शन की धांधली हुई इसलिए हथियार उठाई, ये सब बकवास है। खैर, तो ये यूसुफ शाह था, ये तो हार गया इलेक्शन, अमीरा कदल वाला। तो यूसुफ शाह बन गया सैयद सलाउद्दीन, और इसने एक तंजीम शुरू करी, एक दहशतगर्द तंजीम, एक आतंकवादी तंजीम शुरू करी जिसका नाम था हिजबुल मुजाहिदीन। और बाद में बन गया ये
यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का चेयरमैन। तो ये तो हो गया हिजबुल मुजाहिदीन। अब आ जाते हैं हम दूसरी चीज पे। आपने लश्कर तैयबा का नाम सुना होगा। तो जो हाफिज सईद था, हाफिज सईद तो एक प्रीचर था, एक वो इस्लाम के बारे में लोगों को बताता था और एक एनजीओ रन करता था कि जो अफगान जिहाद से जो लोग आते थे, जिनके हाथ पैर कटे होते थे, उनको लुक आफ्टर करने का उसने एक एनजीओ बनाया था। तो जनरल जियाउल हक ने उसको स्पॉट करा, क्योंकि उसको लगा कि इस यंग जो हाफिज उसको कहते हैं, जिसको कुरान शरीफ कंठस्थ है, जो कि बिल्कुल याद कर चुका है कुरान शरीफ को, उसके दिमाग में, मतलब वो बिना कुरान शरीफ देखे पूरी कुरान शरीफ सुना सकता है आपको। तो बड़े इंप्रेस थे, बोला कि इसमें बड़ी आग है लड़के में, तो इसको आगे बढ़ाओ। तो जब उसको आगे बढ़ाया तो आगे बढ़ा के क्या हुआ कि उसने लश्कर तैयबा खड़ी कर दी। वो फिर फलाह इंसानियत फाउंडेशन वगैरह वगैरह, ये सब तो एक फ्रंट हो गया, पर ये लश्कर तैयबा खड़ी हो गई। तो जैसे हिजबुल मुजाहिदीन लड़ती थी, वे लश्कर तैयबा भी लड़ती थी। अच्छा, एक बड़ा केस हुआ था IC 814 का, जिसमें एक इंडियन एयरलाइंस का जहाज को हाईजैक करा था नेपाल चेपाल से, फिर वो पूरा गया था। तो दोस्तों, ये जो था IC 814, जिसकी मैं आपको अभी बात बताऊंगा, एक जहाज था एयर इंडिया का जिसको हाईजैक करा, और वो नेपाल से फिर वो इंडिया, फिर वहां से काबुल वो चला गया जहाज, और IC 814 को हाईजैक कर दिया। वो इसलिए हाईजैक करा था क्योंकि मौलाना मसूद अजहर वो एक भारतीय जेल में था। मौलाना मसूद अजहर हेड है जैश ए मोहम्मद का, और जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स हैं बहावलपुर, पाकिस्तान में। जिस तरीके से लश्कर तैयबा के हैं मुरीदके में, और हिजबुल मुजाहिदीन के हैं मुजफ्फराबाद में। एक और ग्रुप हुआ करता था, अल्लाह टाइगर्स, एक आया था अल-फरान। ऐसे कई छोटे बड़े ग्रुप्स आए कश्मीर में, लेकिन 3 मुख्य तौर पे टेरर ग्रुप्स थे, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा। एक लेडीज का भी ग्रुप था, दुख्तरान मिल्लत, जिसमें आसिया अंद्राबी उसकी हेड हुआ करती थी। चोरों की चोर, डकैतों की डकैत। आसिया अंद्राबी खुद तो बुर्का पहनती है और बिल्कुल उसकी इतनी सी आंखें दिखती हैं, जहर उगलती औरत। और उसका लड़का महाअय्याश, यानी कि देखिए मैं आपको बताता हूं, ये चोरी भी नहीं है, ये आला दर्जे की डकैती है कि जो कश्मीर में गरीब बच्चे थे उनको बोल दिया कि तुम तो चले जाओ इंडियन आर्मी से लड़ने के लिए। उनको रेडिकलाइज कर दिया, इस्लाम के नाम पे उनका दिमाग खराब कर दिया, उनके दिमाग में गलत गलत चीजें डाल दी और बोला कि तुम इंडियन आर्मी से लड़ो। और अपने बेटे से बोला कि जाओ बेटा, तुम जाओ थाईलैंड, तुम पार्टी करो। उसका बेटा वहां पे थाईलैंड में पार्टी कर रहा था, पटाया बीच में। ये फोटोग्राफ आप देखिए। दुख्तरान मिल्लत की जो चीफ है आसिया अंद्राबी, उसकी बहन की प्रॉपर्टीज हैं मलेशिया में, करोड़ों करोड़ों डॉलर की इनकी प्रॉपर्टीज हैं। मैंने कल ये बात बताने की कोशिश करी थी अर्नब की शो पे रात को, तो बहुत एक दो हमारे कश्मीरी भाई बड़े अपसेट हो गए, बट ये बात सच है। आतंकवाद का एक इकोनॉमी होती है, आतंकवाद की एक इकोनॉमी होती है, उसमें पलता बढ़ता है, सब लोगों का फायदा होता है उसमें, जो उसमें इन्वॉल्व है। और वहां की पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत फायदा हुआ खून खराबे से। अब ये क्यों मचलते हैं, जिसको गुपकार गैंग बोला जाता है, क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं ये तो नहीं कहूंगा कश्मीर पूरी तरीके से नॉर्मल है, बिल्कुल नहीं है, या कश्मीर में पूरी शांति है, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन यह भी बात सच है कि काफी हद तक शांति है। कश्मीर में जितना खून बहेगा, इनकी तिजोरियां उतनी, मैं हुर्रियत वालों की बात कर रहा हूं, इनकी तिजोरियां उतनी भरेंगी। इनका पैसा ही वो है, इनका सस्टेनेंस वही है। खैर दोस्तों, वापस मुद्दे पे आता हूं। तो मैंने आपके ग्रुप का नाम लिया ना, मैंने आपको बताया अल्लाह टाइगर्स, दुख्तरान मिल्लत। दुख्तरान मिल्लत इज मोर लाइक अ वुमेन मिलिटेंट विंग टाइप का। अल-फरान का नाम लिया मैंने, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर, जैश, ये सब, ये क्या है? ये सब पैन इस्लामिक नेम्स हैं। और ये मैंने बहुत पहले, आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने ये बोलना शुरू करा था। और बहुत पहले ये बात मैंने बोलना शुरू कर दी थी 2016 में, जब मैं पहली बार मीडिया में आया था। मैंने एक दूसरे चैनल की शो पे बात बोली थी कि ये जो नाम है ना, ये नाम, ये तो कश्मीरी नाम नहीं है।
और जब मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे था, पुंछ में मेरी यूनिट थी 17 कुमाऊं पुंछ में, उस समय भी इन्फिल्ट्रेशन की हमें खबरें मिलती थी और हमने खुद भी देखा था। वहां पे पश्तून भी आते थे, पठान आते थे अफगानिस्तान से, वहां पे चाइनीज भी थे, क्योंकि उस समय फेंसिंग वेंसिंग कोई नहीं थी ना। फेंसिंग तो अब जाके बनी है वहां पे, अब जाके वो लेजर और मोशन सेंसर और ड्रोन और बिल्कुल इजरायलीज के साथ टाई अप करके अभी तो बिल्कुल स्टार ट्रेक वाला मामला बना दिया इंडियन आर्मी ने। हमारे टाइम पे तो बोलते थे कि क्या है लाइन ऑफ कंट्रोल, तो साहब वो 3 पेड़ दिख रहे हैं, 3 पेड़ हैं, ये 2 झाड़ियां हैं, ये पत्थर है और वो नाला है, इसकी अलाइनमेंट नहीं लो। ऐसे तो लाइन ऑफ कंट्रोल हमें बताई गई थी एक जमाने में, और ऐसे थी भी, बताई क्या गई थी, यही सच था। फिर इंडियन आर्मी ने मेहनत करी और लाइन ऑफ कंट्रोल पे एक्चुअली फेंस वेंस लगाए, खूब बड़ी मुहिम चलाई, और पाकिस्तान को बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन इंडियन आर्मी ने काम खत्म करा और इंडियन आर्मी की वजह से अब इन्फिल्ट्रेशन ना के बराबर हो रहा है। होता है ऐसा, पर ना के बराबर होता है। अब हुआ क्या है दोस्तों कि ये सब जितने भी ग्रुप थे, इसके तो पैन इस्लामिक नाम थे। ये जैश ए मोहम्मद यानी कि प्रॉफिट मोहम्मद की फौज, लश्कर तैयबा, लश्कर यानी कि फौज, आर्मी ऑफ द फेथफुल, दुख्तरान मिल्लत, दुख्तर इज डॉटर, जो अंग्रेजी में डॉटर बोलते हैं वो अरबी में दुख्तर, दुख्तरान मिल्लत, डॉटर्स ऑफ द फेथ, हिजबुल मुजाहिदीन। तो ये सब नाम थे कि भी आप जिहादी हैं, आप मुसलमान हैं, आप लड़ाई। इन्होंने इस्लाम का बेड़ा गर्क करके ऐसे ऐसे नाम इन्होंने बनाए और इस्लाम के नाम पे लड़ाई लड़ने लगे और ये एक्सपोज होने लगे दुनिया के सामने। हम जैसे लोगों ने टीवी पे आके बोलना शुरू कर दिया कि रेडिकल इस्लामिस्ट हैं ये जिहाद कर रहे हैं, इनका एम ही जिहाद है, गजवा हिंद है, और था भी यही। तो हम लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया, वीडियोज इसके आने लगे। पाकिस्तान के ऊपर आया प्रेशर बहुत ज्यादा, हम सभी लोगों ने मिलकर करा। अगर 1000 लोगों ने मिलकर करा, 1000 में से एक मैं भी था, मैंने भी धक्का मारा, सब लोगों ने धक्का मारा, हम सब लोगों ने मिलकर जो मुहिम छेड़ी थी उसका नतीजा निकला कि पाकिस्तान के ऊपर आया प्रेशर। और पाकिस्तान इंडियन डिप्लोमेसी के प्रेशर की वजह से, डॉक्टर जयशंकर की वजह से, प्राइम मिनिस्टर मोदी की वजह से यह चला गया ग्रे लिस्ट में। उसमें हम लोगों का जो टेलीविजन पे बोलते हैं हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमें तो बाद में पता लगा कि ग्रे लिस्ट में आ गया, जब ब्रेकिंग न्यूज आई। हमें कोई लेना देना नहीं था उससे, ना हमारा कोई एफर्ट था। हम तो लोगों को जागरूक कर रहे थे, भारतीयों को। और बाहर अगर कोई एनआरआई सुन ले हमारी बात, कोई पाकिस्तानी सुन ले वो, लेकिन इसमें कोई हमारा योगदान बिल्कुल भी नहीं था। ये सारा का सारा श्रेय फॉरेन ऑफिस को जाता है और प्राइम मिनिस्टर मोदी को जाता है, जिन्होंने प्रेशर डाल के बोला कि नहीं ये गलत काम कर रहे हैं, इनको डालो जरा। तो ये एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में आ गए पाकिस्तानी। अब पाकिस्तानियों ने बोला यार कि जो जिहाद वाला ये जो पूरा हम चूरन बेच रहे हैं, अब इसको आगे कैसे ले जाया जाए, क्योंकि हम तो एक्सपोज हो गए। अब लोग कह रहे हैं कि क्या मतलब है, अब लोग पूछ रहे हैं कि हिजबुल मुजाहिदीन का क्या मतलब है, जरा बताना। इसका ट्रांसलेशन क्या है भाई हिंदी में, इसका अनुवाद क्या है, जैश ए मोहम्मद का मतलब क्या है, जरा हमें मतलब बताओ, है ना। लश्कर तैयबा का अनुवाद क्या है हिंदी में। अब अनुवाद पूछेंगे तो फिर वही पुरानी जो गजल है ना जगजीत सिंह साहब की बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। अब लोग प्रेशर में आने लगे, ये बात उल्टी पड़ने लगी। तो अब इन्होंने क्या गेम खेला कि द रेसिस्टेंस फ्रंट एक निकाला है, बड़ा सेक्युलर सा नाम है, द रेसिस्टेंस फ्रंट। ये एक्चुअली लश्कर तैयबा ही है जिसका नाम रख दिया द रेसिस्टेंस फ्रंट। बोला कि साहब ऐसा है, अब जो एक्शन करेगी द रेसिस्टेंस फ्रंट। सुनने में कितना प्यारा लगता है, रेसिस्टेंस। आप बगावत कर रहे हैं, आप रेसिस्ट कर रहे हैं, आप जद्दोजहद कर रहे हैं, आप इंडियन आर्मी को धकेल रहे हैं, सीआरपीएफ को धकेल रहे हैं, जेएनके पुलिस को वापस धकेल रहे हैं आप। ये कुछ नहीं, वही जिहादी हैं, इस्लामिस्ट जिहादीज हैं ये, जिन्होंने एक सेक्युलर नाम अपने आप को दे दिया है कि इतना प्रेशर ना आए पाकिस्तान पे। अच्छा, और पाकिस्तानियों का यह भी कहना है कि मेजर साहब अब तो हम शरीफ हो गए। और मेजर साहब बात यह हो गई है कि हमारे ऊपर अब तो इतनी बिजली गिर गई एफएटीएफ की, हमें लॉस हो गया। लॉस ऑफ रेपुटेशन थी नहीं, लॉस क्या होता है रेपुटेशन का तो फालतू की बात है, लेकिन पैसे का लॉस हो गया, इसका लॉस हो गया। पैसे भी नहीं थे इनके पास, पता नहीं किस चीज का लॉस हो गया, लेकिन पाकिस्तान सदमे में चला गया एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट के चक्कर में। तो बोला कि जिहाद शिहाद बंद करो, ऐसा पाकिस्तानी कहते हैं। लेकिन दोस्तों बात यह ना कि ये जो चीज एक बार आप शुरू करते हो ना, एक छोटा बच्चा है, जब से उसकी समझबूझ हुई है, जब से उसने बुद्धि का प्रयोग शुरू करा है, उस दिन से अगर आप उस बच्चे को बोलोगे कि हिंदू काफिर है और जब तुम बड़े होगे तुम उसको मारोगे, आपने उस बच्चे को यही बताया कि हिंदू काफिर है, हिंदू काफिर है, तुम्हें उसको मारना है, तुम्हें उसको मारना है, तुम्हें उसको मारना है, और अगर तुम उसको मारते मारते मर गए तो तुम जन्नत जाओगे, 72 हूरें मिलेंगी, ये सब पूरा ड्रामा होगा, शहद
और दूध की नदियां बहेंगी एंड झरने होंगे, व्हाटएवर XYZ, और ये सब होगा तो बड़ी ऊपर मौज होगी। आपने उस बच्चे को स्टोरी सुना दी, वो बच्चा स्टोरी सुन सुन के बड़ा हो गया, उसका बच्चा हुआ, उसके बच्चे को भी उसने वही स्टोरी बनाई, 3-3 नस्लों ने यही स्टोरी सुनी पाकिस्तान में। जिहाद फी सबीलिल्लाह, उनकी आर्मी का मोटो भी जिहाद फी सबीलिल्लाह है। पाकिस्तान आर्मी का मोटो जिहाद फी सबीलिल्लाह, और अपने आप को प्रोफेशनल आर्मी बोलते हैं, इनका एक्चुअल मोटो है जिहाद फी सबीलिल्लाह। तो यार प्रॉब्लम यह है कि जिहाद के चलते इन्होंने क्या करा कि अमेरिका से पैसे लिए। एक जमाने में, आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन आयूब खान के टाइम पे पाकिस्तान एक लगभग नॉर्मल कंट्री हुआ करती थी, पूरी तरीके से नहीं लेकिन लगभग नॉर्मल कंट्री हुआ करती थी। म्यूजिक के कॉन्सर्ट्स होते थे वहां पे, रॉक शोज होती थी वहां पे बार थे, जिसको शराब पीनी है शराब पिए, जिसको सिनेमा जाना है सिनेमा, वहां पे डांस क्लब्स हुआ करते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीजें अच्छी हैं या बुरी, मैं उस एंगल से नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूं जैसे और मुल्कों में होता है वैसे पाकिस्तान में भी हुआ करता था। लेकिन एक तो जियाउल हक खुद थोड़ा सा दिमागी दौर में पागल था, और जियाउल हक को पैसे चाहिए थे अमेरिका से, क्योंकि पाकिस्तान ना तब कुछ बनाता था ना आपको आज कुछ बनाता है। इसने प्लान दिया, इसने एक बड़ा सॉलिड प्लान दिया अमेरिकन को कि भाइयों देखो एक काम करते हैं, अगर आप उस समय कोल्ड वॉर था और रशिया USSR था, तो उसने बोला अगर USSR यानी कि रूस को आपको जलील करना है ना अफगानिस्तान में, रूसियों ने तो कब्जा कर रखा अफगानिस्तान में, अगर आपको उनको जलील करना है तो आप मुझे पैसे दो, मुझे हथियार दो, मैं इनकी ट्रेनिंग करूंगा, मैं अपनी फौज को इस काम पे लगाऊंगा, और पाकिस्तान के थ्रू हम वहां पे पैसे भेजेंगे और हथियार भेजेंगे और हम रूस को जलील करेंगे वहां पे, फिर ये लोग लड़ेंगे रूस से, क्योंकि रूस ने इनके मुल्क पर कब्जा कर दिया। तो ये फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये स्वतंत्रता सेनानी टाइप के हैं, तो ये करेंगे। तो ये उन्होंने प्लान दिया, तो खूब पाकिस्तान ने पैसा, अच्छा पाकिस्तान ने पैसा ले लिया। आज की तारीख में पाकिस्तान कहता है कि अमेरिका ने हमें छोड़ दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है 1979 से 89 तक वो जंग हुई। 89 में जब रूस वापस चला गया वो लड़ाई हार के, तो पाकिस्तानियों ने क्या सोचा था कि अमेरिका वहीं पे रहेगा, प्लॉट खरीद के वहीं पे अमेरिका रह जाएगा। भाई अमेरिका बहुत दूर है, 7-8 हजार किलोमीटर दूर है, उसको तो वापस एक न एक दिन अपने घर जाना था। और ये अमेरिका को दोष देते हैं, अमेरिका की तरफ उंगलियां उठाते हैं पाकिस्तानी। अब कभी भी कोई भी टीवी टॉक शो देख लें, हर समय ये कहेंगे कि अमेरिकन गलत थे, अमेरिकन ने हमारे साथ गलत करा, हमसे गलत काम करवाया, और फिर अचानक एक दिन अपना हाथ झड़ के वापस अमेरिका चले। गलत काम क्या करवाया? तुम लालची थे, तुमने पैसे पकड़े अमेरिका से। भाई तुमने बोला कि हम खून बहाएंगे अफगानिस्तान में, अमेरिका ने बोला ठीक है। आपने बोला खून बहाने के मुझे इतने पैसे चाहिए, अमेरिका ने बोला ठीक है। अमेरिका ने पैसे दिया, आपने खून खराबा करा, काम खत्म हो गया, अमेरिका वापस चला गया। फिर अमेरिका को क्यों दोष देना? तुम ही खड़े हुए थे ना बाजार में भेड़ बकरी की तरह बिकने के लिए। तो फिर अगर अमेरिका तुम्हें भेड़ बकरी की तरह ट्रीट कर रहा है तो फिर तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है कि अमेरिका हमें छोड़ के चला गया? क्या तुमसे शादी कर लेता अमेरिका, या हर एक पाकिस्तानी को अमेरिकन पासपोर्ट दे देता, सिटीजनशिप दे देता? क्या चाह रहे थे? तुमने गलत काम के लिए पैसे, एक क्रिमिनल एंटरप्राइज के लिए, इसीलिए तो अफगान हेट करते हैं। एक आम अफगान, वो क्रिकेट मैच का आपने वो सीन देखा था ना, वो वीडियो थोड़ा सा दोबारा चलवाते हैं, ये देखिए। ये तो सिर्फ एक छोटे से क्रिकेट मैच की बात थी। आप अगर काबुल की सड़कों पर जाएंगे, पाकिस्तानियों के लिए जबरदस्त नफरत है अफगानों के दिल में, क्योंकि इन लोगों ने सारा गंद वहीं पे मचाया है। तो पाकिस्तानियों ने, वापस आता हूं टीआरएफ पे, इन्होंने एक सेक्युलर ग्रुप खड़ा करा, और आज की तारीख में टीआरएफ कश्मीर में एक्टिव है। ये पुलिस वालों को पीछे से मार देना, या पंडितों को मार देना, कश्मीरी हिंदुओं को मार देना, ठीक है। और वहां पे मुसलमान भी बहुत ज्यादा मरे हैं, हिंदू भी बहुत ज्यादा मरे हैं, तो सबको मारना, ये काम टीआरएफ कर रहा है। क्योंकि टीआरएफ दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि साहब इसका इस्लामिक जिहाद से कोई लेना देना नहीं, हम बिल्कुल सेक्युलर लोग हैं साहब, हम सेक्युलर लोग हैं, हम तो सिर्फ रेसिस्ट कर रहे हैं इंडियन ऑक्यूपेशन, सो कॉल्ड इंडियन ऑक्यूपेशन को हम लोग रेसिस्ट कर रहे हैं। ये स्टोरी सुना रहा है टीआरएफ, लेकिन नोबडी इज फूल्ड। और जैसा मैंने बोला, मेरे पाकिस्तानी दोस्त कहते हैं साहब हमने तो बंद कर दिया ये काम धंधा। तो काम धंधा इतनी जल्दी बंद नहीं होता। जब आपने पूरी एक कौम को रेडिकलाइज करा है, पहले दादा को रेडिकलाइज करा, फिर उसके बाप को करा, फिर उसके बेटे को रेडिकलाइज करा,
और आप सोचते हैं कि आपने एक हुक्म पास करा जीएचक्यू रावलपिंडी से, जनरल बाजवा ने बोला बंद करो ये दुकान, ये धंधे बंद करो, और अचानक बंद हो जाएंगे। वो तो जन्नत की फिराक में घूम रहा है हाथ में AK-47 लेके। आपने 22 करोड़ के मुल्क को रेडिकलाइज कर दिया। वहां से कितने कितने हाफिज सईद को जेल में डाल दिया। क्या फर्क पड़ता है, उससे जेल में डाल दिया। पाकिस्तान में कितने हाफिज सईद घूम रहे हैं। इंटेंट है, कैपेबिलिटी नहीं है अभी, यानी कि नियत है लेकिन काबिलियत नहीं है। ठीक है, नियत पूरी है, काबिलियत नहीं। जिस दिन काबिलियत हो जाएगी यही लोग दोबारा 26/11 करेंगे। यही लोग अक्षरधाम मंदिर पे फिर अटैक करेंगे, यही लोग दोबारा पार्लियामेंट पर अटैक करेंगे। प्रॉब्लम जैश ए मोहम्मद लश्कर तैयबा नहीं है, असली प्रॉब्लम पाकिस्तानी आर्मी है। यह बात मैं कई बार कह चुका हूं। लेकिन इससे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब आप एक पूरे 22-23 करोड़ के मुल्क को रेडिकलाइज कर देंगे, जब पूरे 22-23 करोड़ लोग ही कहेंगे कि भाई हमारा काम ही जिहाद फी सबीलिल्लाह है, तो फिर वो मुल्क नॉर्मल कैसे हो सकता है। पढ़े लिखे लोग ऐसी बातें करते हैं, पढ़े लिखे लोग जिन्होंने दुनिया देखी है, जो बाहर से पढ़े हुए हैं। आप अब देखिए ना इमरान खान की स्पीच देखिए जरा। उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसामा बिन लादेन को शहीद कर दिया, ये ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ है भाई ये। और जब इसने स्पीच दी थी, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री वजीर आजम ये कह रहा है कि वो शहीद है। ये क्यों कह रहा है ये शहीद है? क्योंकि उसको पता है कि अगर उसने उसामा बिन लादेन को इज्जत नहीं दी तो आम पाकिस्तानी उसको खा जाएगा, नोच के खा जाएगा उसकी बोटियां। एक छोटा सा वीडियो और देखिए, परवेज मुशर्रफ का। ठीक है, टीज का हीरो है, बिल्कुल। ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था, CIA का भी था शायद। यस। परवेज मुशर्रफ क्या कह रहा है? ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था, ये हाफिज सईद इनके हीरो हैं। ये कह रहा है कि ये सब जितने भी आतंकवादी हैं ये पाकिस्तानियों, ये मैं नहीं कह रहा, ये मुझे देखिए, ये कमेंट्स में जाके मुझे गाली देना ये सब मत करिएगा। ये जब इसने परवेज मुशर्रफ ने बात ये बोली है, ये जो जिस टेलीविजन एंकर को बोल रहा है इसका नाम वजाहत खान है, और बड़ा मशहूर, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तानी मीडिया में, और बड़ा क्रेडिबल नाम है। बड़ा नाम तो खैर बहुत है वहां पे। ही इज वन ऑफ द वेरी फ्यू क्रेडिबल नेम्स ऑफ पाकिस्तानी मीडिया। ये जो जर्नलिस्ट है इसका नाम वजाहत खान है। ये वजाहत खान को इंटरव्यू दिया है परवेज मुशर्रफ ने और बोला कि हमारे हीरो हैं। जब एक बच्चे का, मैं आपको बता रहा हूं ये जहनियत, दिमाग समझा रहा हूं आप लोगों को, जो कहते हैं ना पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है। जब आपने एक क्लास 5 के या 6ठी जमात के 6ठी कक्षा के बच्चे को यह बताया है कि बेटा देखो, वो जो है ना जिसकी फोटो लगी है उसका नाम उसामा बिन लादेन है, वो तुम्हारा हीरो है, तुम्हें उस जैसा बनना है, तो वो क्या बनेगा बच्चा बड़े होकर? साइंटिस्ट बनेगा और डॉक्टर बनेगा। वो जाएगा मदरसे में और वही चीज सीखेगा, बम कैसे बनाना है। और पाकिस्तान में यही काम हो रहा है। तो जो हम इंडिया में खुश हो जाते हैं ना कि हमने लाइन ऑफ कंट्रोल में रोक लिया पाकिस्तानियों को, अरे आपने रोक तो लिया उनको, बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन समझिए कि आपके बगल में एक मुल्क है जहां पे 99% ऑफ द पॉपुलेशन, मैं ये नहीं कह रहा कुछ पाकिस्तानी ढंग के भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि सभी एक जैसे हैं, लेकिन वास्ट मेजॉरिटी, लायन शेयर ऑफ द पाकिस्तानीज हैव बीन रेडिकलाइज्ड डिलिबरेटली बाय देयर ओन गवर्नमेंट। उनकी फौज ने, ISI ने, उनकी सरकार ने लगातार उनको रेडिकलाइज करा है। अब समझ लीजिए उस मुल्क का क्या बनेगा, उस मुल्क का क्या होगा जहां पे 22 करोड़ लोग रोज जन्नत ढूंढने का बहाना लगा रहे हैं। मेरा वीडियो यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर से आपसे गुजारिश करूंगा वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।